ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपनी दुनिया में मर जाता है और एक नई दुनिया में एक जो एक मैजिकल वर्ल्ड है वहाँ पे एक इनकारनेट हो जाता है, बट नॉट एज अ ह्यूमन बट एज अ स्लाइम। कहानी स्टार्ट होती है, हमें हमारा मेन कैरेक्टर रास्ते पे खड़ा मिलता है। ये एक प्राइवेट फर्म में काम करता है। इस बंदे की उम्र 37 साल हो चुकी है, लेकिन बंदे की किस्मत इतनी ख़राब है कि आज तक इसकी कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं बनी हुई। और ये सोचते हुए वो जा रहा होता है, तब तक उससे उसका जूनियर टकरा जाता है। ये जूनियर अपनी गर्लफ्रेंड को अपने सीनियर से मिलवाने आया रहता है, जिसे देख के हमारा सीनियर कहता है, भाई साहब इसकी भी गर्लफ्रेंड बन गई। अब उसका जूनियर उसे एक ट्रीट देना चाहता है, तो इस पे उसका सीनियर मान जाता है और इन दोनों के बीच में थोड़ी सी कन्वर्सेशन होती है। और कन्वर्सेशन जैसे ही आगे बढ़ती है, तभी हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से एक आदमी भागते हुए तेज़ी से आते हुए दिखाई देता है। और ये बंदा हाथ में चाकू लिए उसकी तरफ आ रहा होता है, जो उसके जूनियर को लगने वाली होती है। लेकिन ये बंदा अपनी जूनियर की इतनी इज्जत करता है, इतने प्यार करता है कि उसके सामने चला जाता है और बंदे को स्नाइप शॉट लग जाता है। चाकू लगने के बाद इससे बहुत दर्द हो रहा होता है। तब तक हमारे दिमाग मेन प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में एक आवाज़ गूंजती है, जो इससे बात करने लग जाती है। और ये सोच रहा है मरते मरते इसके दिमाग में आवाज़ें कहाँ से गूंज रही है, इसे दर्द हो रहा है। तभी सिस्टम इसे पेल नोटिफिकेशन की एबिलिटी दे देता है। तब तक ये सोचता है इसके बॉडी से बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, अब ये मरने वाला है। तो सिस्टम ये सारी बातें सुन के इसे एक ऐसी बॉडी बना देता है जिसमें ब्लड की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि उसे बहुत ठंड सी लग रही है मरते वक्त। तब सिस्टम इसे हीट एंड कोल्ड रेजिस्टेंस की एबिलिटी दे देता है। फिर इसका जूनियर इसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पे नाफोमी अपने जूनियर से लास्ट टाइम पे अपनी सारी बातें कहता है और बोलता है कि इसके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव को पानी में डाल के फेंक दे और इसे पूरी तरीके से जला दे। अब इसके दोनों जूनियर्स बहुत ज़्यादा रोते हैं, लेकिन अब आखिरी सांस लेते हुए अलविदा कहते हुए अपने जूनियर्स को ये अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करने पे हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो अपने आप को एक नई दुनिया में पाता है, एक अलग ही दुनिया। उसे एक एक्स्ट्रा स्किल भी मिल जाती है, जो होता है ग्रेट सेज। ये स्किल उन लोगों को मिलती है जो अखंड सिंगल रहते हैं, मतलब कुछ बाबा लोगों को जो 30-30 40-40 साल तक सिंगल रहते हैं। अपना भाई भी बहुत सिंगल था। अभी एक इस नई दुनिया में ट्रैवल करने वाला है। अभी अपने आप को पाता है एक ऐसी बॉडी में जहाँ ये मूव नहीं कर पा रहा है। ये अपनी पुरानी बातों को सोचने लग जाता है और धीरे 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 ये अपने हाथों को फील करने की कोशिश करता है, बस ये अपने हाथ फील नहीं होते। फिर ये अपने पैरों को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इसको ये भी फील नहीं होता। उसे अपने चेहरे को भी फील नहीं होता। उसे अपने आसपास की चीज़ें भी नहीं दिखाई दे रही थी। उसे बस वो फील हल्की हल्की वाइब्रेशंस फील हो रही थी। अब वो अपने बॉडी को हिलाने की कोशिश करता है और फिर गिर जाता है। तब उसे समझ आता है कि वो अब एक स्लाइम बन चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो पिछले जन्म में एक गबरू जवान था और अब इस टाइम पे वो एक स्लाइम बन चुका है। कहता है क्या हो गया है मेरे साथ, क्या हो गया है। अब हमारे मिस्टर स्लाइम के पास कोई काम नहीं रहता है, तो वो अब यहाँ वहाँ कूदने लग जाते हैं और बहुत सारे हर्ब्स को खाने लग जाते हैं, क्योंकि इनके पास बस यही एक काम रहता है। जो तब तक इनका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और जिन्हें बताता है कि इनके पास एक नई यूनिक स्किल है, जिससे ये चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उन्हें मिमिक भी कर सकते हैं। और जो अनवांटेड चीज़ें होते हैं वो छन के गायब हो जाती हैं। और इनके पास अभी फ़िलहाल एक हिप्पोक्रेटिक हर्ब है जिनको ये बहुत देरों से खा रहे हैं। अभी अपने सिस्टम से बोलता है क्या इनसे हम हीलिंग पोशन भी बना सकते हैं। सिस्टम इन्हें हाँ करता है, जिस पे ये बहुत सारी हर्ब्स को इकट्ठा करने लग जाता है, अपने पेट में स्टोर करने लग जाता है, क्योंकि इसके पास अनलिमिटेड स्टोरेज की जगह होती है, एक एबिलिटी होती है। फिर धीरे धीरे अलग अलग एलिमेंट्स जैसे माइनिंग और भी बहुत सारी क्रिस्टल्स को इकट्ठा करने लगता है और तेज़ी से भागते 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 वो पानी में गिर जाता है। पानी में गिरने पर सोचता है क्या वो फिर से मर जाएगा, लेकिन वो कहता है नहीं, वो इस दुनिया में सर्वाइव करेगा। और वाटर को अपने अंदर लेके फेंक के बहुत स्पीड से बाहर से गिरता है, किसी चीज़ से टकरा जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर ये पाता है कि उसे दर्द नहीं हो रहा है ये, और उसकी बॉडी सेल्फ रीजनरेट हो जा रही है। फिर वो आसपास की ओर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें तो होती नहीं है बेचारे की। लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, और ये आवाज़ हमें एक परछाई की दिखाई देती है, जो हमारे मेन कैरेक्टर से बात करने की कोशिश करता है। जो उसे कहता है, हे छोटे, यहाँ देख, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। और इसे सुन के हमारा मेन कैरेक्टर की
ऐसी फटती है कि उसकी बैंड बज जाती है। लेकिन वो मेन कैरेक्टर को कहता है कि मैं तुझे कुछ पावर्स दूंगा जिससे तू अपने आसपास की एरियाज़ को देख पाएगा, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पे। पहली कंडीशन ये है कि तुझे मुझसे मिलते आने रहेगा, और दूसरी कंडीशन ये है कि तुझे यहाँ पर थोड़ा टाइम और रुकना पड़ेगा। जिसे हमारा मेन कैरेक्टर मान लेता है और अपनी एक नई स्किल सीख जाता है, जिससे वो अपने आसपास के मैजिक को उसको सेंस कर पाता है। और फिर देखता है जो सामने बंदा खड़ा है वो और कोई नहीं, एक बहुत बड़ा ड्रैगन है, जिसको देख के भाई की फट के चार हो जाती है। लेकिन तब जो ड्रैगन होता है वो उसे अपना नाम बताता है। वो उसे बताता है कि वो द स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा है, जिसको सुन के हमारे भैया जी कहते हैं भाई ड्रैगन ड्रैगन बोलने वाला ड्रैगन, पिछली दुनिया में मैं इंसान था और अब मैं एक नई दुनिया में आके, ऐसी दुनिया में जहाँ भी मुझे कुछ ही टाइम हुआ तो वहाँ एक ड्रैगन से मिलना पड़ रहा है। धीरे धीरे इन दोनों की बातें होती हैं और ये दो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तब हमारा वेल्डोरा, हमारा ड्रैगन, इसे बताता है कि बहुत साल पहले इसने गलती से एक शहर को तबाह कर दिया था, जो कि इसने गलती से नहीं, जानबूझ के ही किया था। तब हीरो ने आके इस पर अनलिमिटेड प्रिजन जैसे एक एबिलिटी यूज़ की, जिसकी वजह से ये 300 सालों से यहाँ कैद है। जिसको सुन के हमारा भाई कहता है मुझको तो 37 साल से गर्लफ्रेंड नहीं मिली, बेचारा 300 साल से अंदर है। फिर ये दोनों यहाँ पर बातें करते हैं, बहुत सारी बातें होने के बाद ये एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, जिस पे हमारा ड्रैगन भी अपने नए दोस्त को पाके बहुत खुश होता है, क्योंकि इसको भी अब कोई मिल गया है जिससे ये बातें कर सकता है, क्योंकि 300 साल से ये बंद था। तब तक हमारा जूनियर दिखाया जाता है, जिसने अपने सीनियर की बात मान के उसके कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव को पानी में फेंक दिया है। फिर सीन कट होता है और हमें वापस वेल्डोरा दिखाया जाता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ बातें कर रहा होता है। अब हमारे मेन कैरेक्टर के साथ बात करते करते मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा, और अपने एबिलिटी से अब उस अनलिमिटेड प्रिजन को एनालाइज करता है। अब एनालाइज करने से उसे ये पता चलता है कि इस प्रिजन को सिर्फ अंदर और बाहर दोनों तरीके से एक साथ तोड़ा जा सकता है। तब वो वेल्डोरा से कहता है कि वो अंदर से एनालाइज करे, बट वेल्डोरा कहता है कि हीरो ने उसकी ये एबिलिटी को भी रोक दिया है, इस वजह से वो अंदर से एनालाइज नहीं कर दे सकता हो। तब हमारा मेन कैरेक्टर इसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम हमारे पेट के अंदर रहना और मैं तुम्हें अपने पेट के अंदर एक सेफ जगह पे रखूँगा, और जैसे ही हमें इसका इलाज मिल जाएगा हम तुम्हारे प्रिजन को तोड़ देंगे। जिस पे वेल्डोरा एग्री हो जाता है, लेकिन पेट में जाने से पहले वेल्डोरा उसे अपने दोस्त को एक नया नाम देना चाहता है, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल हमारा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा नेमलेस है, और हमारा मेन कैरेक्टर भी वेल्डोरा को एक नया नाम देने के लिए चाहता है, जिसे वो टेम्पेस्ट देता है। और उससे ये नाम इतना अच्छा लगता है कि वो अपने आप को, वो ड्रैगन रहता है, वो खुद को कहता है मैं वेल्डोरा द टेम्पेस्ट हूँ, और वो अपने छोटे से दोस्त हमारे मेन कैरेक्टर को रिमरू टेम्पेस्ट नाम देता है, जिससे हमारे दोस्त को भी कुछ मैजिकल पावर्स मिल जाते हैं। उसके बाद हमारा दोस्त अनलिमिटेड प्रिजन को अपने अंदर संभाल लेता है और अब काफ़ी अकेला फील करने लग जाता है। जैसे ही वेल्डोरा गायब होता है वैसे इस दुनिया में हल्का हो जाता है। ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा के पास के सारे नेशंस को, जैसे किंगडम ऑफ ब्लू मून को भी इसके बारे में पता चल जाता है। यहाँ पर दो लोग बातें कर रहे होते हैं। ये बंदा एक गिल्ड मास्टर होता है, जिस बंदे से सामने वाला बंदा बोल रहा होता है। ये बंदा इसे बताता है कि वेल्डोरा की सडन डिसअपियरेंस की वजह से ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा में पावर का इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए जो छोटे मॉन्स्टर्स हैं वो बाहर निकल आ चुके हैं और पूरे फॉरेस्ट में घूम रहे हैं। अब यहाँ हमारा रिमरू कूदते फांगते अलग अलग मिनरल्स ओट्स को खाते खाते इस जगह से बाहर निकलने का सोच रहा है। अब बीच में वो अलग अलग टेक्निक्स भी सीखते हैं, जैसे वाटर प्लेट, वाटर मैनिपुलेशन, और धीरे धीरे आगे बढ़ते तब तक इसकी मुलाकात एक ब्लैक सर्पेंट से होती है, जिसे देख के हमारा बंदा डर जाता है। लेकिन फिर वो सोचता है तो वेल्डोरा से भी कमज़ोर होगा, क्योंकि ये तो एक स्नेक है और वेल्डोरा ड्रैगन था, और अपने वाटर ब्लेड से इसे मार खिलाता है और फिर इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो आगे जाता है और भी बहुत से मॉन्स्टर से मिलता है, और इसे अपने नई मिली हुई स्किल्स, जैसे ब्लैक सर्पेंट्स से जो इसे स्किल्स मिली थी, अब उसे मिमिक करने की कोशिश करता है और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को एक एक करके मारता है और उनकी स्किल्स को अपने साथ ले लेता है। फिर वो एक स्पाइडरमैन की तरह जाले से उड़ते हुए दूसरे पार चल जाता है, जो कि आगे जाके बैट से मिलता है, उस बैट को भी मार के उसकी एबिलिटी को ले लेता है, जिससे वो अब बोलने की भी लगा है, क्योंकि उसके पास एक फ्रीक्वेंसी चेंज करने की भी एबिलिटी आ चुकी है। अब हमारा मेन कैरेक्टर यानी रिमरू तब तक देखता है
सामने से दरवाज़ा खुल रहा है और कुछ एडवेंचरस अंदर आ रहे हैं। अब हमारा रीमरू इनसे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन तब तक इसे पता चलता है कि ये सारे एडवेंचरस इस गुफ़ा को चेक करने आए, क्योंकि यहाँ के वेल्डोरा के गायब हो जाने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ये इन सब की लैंग्वेज भी बहुत ईजिली समझ पा रहा होता है, क्योंकि मैजिक किसके पास हो तब तक ये देखते हैं एक बंदे के पास ऐसी एबिलिटी होती है जो इनके पार्टी को, इनके ग्रुप को गायब कर देते हैं। मौका पाते ही हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से बाहर चला जाता है और वहाँ पे जंगल में आता है। वो एक बहुत सारे नए फीचर्स को देखता है, अपने पास एक नई दुनिया को देखता है, जिसे पा के वो बहुत खुश होता है। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है, तब तक उसे एक गॉब्लिन्स का ग्रुप दिख जाता है। जो गॉब्लिन्स का ग्रुप दिखता है वो इससे बहुत डर रहे होते हैं और ये सोच में पड़ा होता है ये सारे इससे क्यों डरते हैं। तभी ये चिल्ला के इन्हें हाय करता है, बड़ी बहुत ज़्यादा पावर के साथ करता है, जिससे ये और भी ज़्यादा डर जाते हैं। डरने के बाद उनमें से एक गॉब्लिन कहता है कि हाँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें आप छोड़ दीजिए, आप प्लीज़ हम पे कोई दया करिए, लेकिन हमारे साथ प्लीज़ चलिए हमारे विलेज में और हमारे विलेज को डायर वुल्फ से बचाइए। अब यहाँ इसके विलेज में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें विलेज का एक एल्डर दिखाया जाता है जो उसे बताता है वेल्डोरा इनकी रक्षा करता था, लेकिन वेल्डोरा के अचानक गायब होने की वजह से अब इनके रक्षा करने के लिए कोई है नहीं और इनके विलेज पे लगातार डायर वुल्फ हमला कर रहे हैं। और ये सुनते ही रीमरू को समझ आ जाता है ये गलती इसकी है, क्योंकि इसने ही वेल्डोरा को अपने अंदर समाया है, जिस वजह से इन पे हमला हो रहा है। अब तो तब तक ये बोलता है कि तुम सब मुझसे डर क्यों रहे हो। तब तक ये बताते हैं कि आपको ऑरा ही ऐसा है। तब ये सिस्टम से चेक करने को बोलता है और सिस्टम इसे इसका ऑरा दिखाता है, जिस पे ये खुद डर जाता है कि इतनी ज़्यादा ऑरा मुझसे निकल रही है। फिर ये सारे ऑरा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और आगे की बातें करता है। तब ये विलेज एल्डर इसे बताते हैं कि बहुत सारे डायर वुल्फ्स इन पे हमारे विलेज पे हमला कर रहे हैं कुछ दिनों से और इनके बहुत सारे गॉब्लिन्स को घायल कर चुके हैं। अब इनकी संख्या सिर्फ 66 बची और डायर वुल्फ्स की संख्या करीब 200 है। इस वजह से ये लड़ नहीं पाते। इनका एक बेटा जिसका नाम रीगर था वो भी इनसे लड़ते लड़ते घायल हो चुका है। वैसे इस मॉन्स्टर्स के नाम होने बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन होते हैं, लेकिन इनके बेटे को एक नाम मिला था जो कि एक डेविल ने दिया था। अब रीमरू ये सारी बातें सुनता है, फिर वो सोचता है अगर मैं इन्हें छोड़ दूंगा तो ये सब मारे जाएंगे, इसलिए वो मदद करने की सोचता है, लेकिन बोलता है मुझे बदले में क्या मिलेगा। तब एल्डर किंग कहते हैं कि हमारी लॉयल्टी आपको मिलेगी। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें बाकी गॉब्लिन्स दिखाए जाते हैं जो काफ़ी चिंता में होते हैं। तब तक रीमरू बाहर आके कहता है कि डोंट टेक टेंशन व्हेन रीमरू इज़ हियर। अब कहता है मैं तुम्हारे विलेज को बचाऊंगा और तुम सबको प्रोटेक्ट करूंगा। अब वहाँ पे वो सारे गॉब्लिन्स के लिए राज़ी हो जाते हैं और रीमरू भी हमारा शर्माने लग जाता है, क्योंकि उसे ऑर्डर देने का मौका मिलता है। अब वो जाता है घायलों को देखने के लिए। जब घायलों को देखता है तो उन्हें एब्जॉर्ब करता है और उन्हें बाहर से निकाल देता है और उनके अंदर अपने हीलिंग पोर्शन से उन्हें ठीक कर दिया करता है। अब ये सब देख के विलेज एल्डर भी हैरान हो जाते हैं और उसके बाकी सारे गॉब्लिन्स भी। अब रात को हमें डायर वुल्फ्स का झुंड दिखाई देता है, जिनका लीडर इनके साथ कहता है कि आज हम इस गॉब्लिन्स को ख़त्म कर देंगे और हमारा एक नया फॉरेस्ट ऑफ जूरा के अंदर एक नया क्लैन जो हमारे वुल्फ के लिए होगा उसे हम आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारे गॉब्लिन्स के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसे हमारे रीमरू ने थोड़ा फोर्टिफाइड करवा दिया होता है। जैसे उसके कुछ वुल्फ हमला करते हैं वैसे वो मारे जाते हैं। तब हमारे वुल्फ के जो गैंग के लीडर होते हैं उन्हें ये दिखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे तार बिछाएं और ये सब काम हमारे रीमरू का होता है। तब वो डायरेक्टली इस पे हमला कर देता है और फिर वो भी कैप्चर हो जाता है। फिर रीमरू से वाटर ब्लेड से मार खिलाता है। अब इस मरने के बाद भी सारे वुल्फ वहीं पर हैं। अब वो वुल्फ के लीडर की लाश को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी मेनेंस एबिलिटी के साथ बहुत ही खतरनाक वॉइस में उन्हें चेतावनी देता है आप चले जाओ या फिर तुम सब भी मरोगे। लेकिन इसके अपोजिट सारे वुल्फ्स उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उसे हमेशा सर्व करने के लिए एज अ मास्टर अपना मान लेते हैं। अब मास्टर मानने की वजह से वुल्फ को भी उसे अपने साथ रखना पड़ेगा। अब वुल्फ्स और गॉब्लिन एक साथ रहेंगे। अब रीमरू इन सबके साथ रहता है और उनके साथ एक साथ मिलकर काम करने के लिए समझाता है। अब रीमरू यहाँ पे कुछ लॉस भी बनाता है। 3 रूल्स। पहला कि कोई ह्यूमंस को अटैक नहीं करेगा। दूसरा कि कोई भी दूसरे स्पीसीज़ को अटैक नहीं करेगा। और तीसरा कोई भी एक दूसरे के साथ हमला नहीं करेगा। अब उसके बाद कहता है कि मैं तुम्हें आज नेम दूंगा। तो इस पर ये सारे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि नेम मिलने से इन सारे मॉन्स्टर्स को नई पावर्स मिल सकती है, जिसमें इस गॉब्लिन किंग को रीगर और गॉब्लिन किंग के बेटे को रीगर नाम दिया जाता है। अब ये दोनों इसके साथ रहते हैं। तब तक रीमरू उस क्लैन के बाकी लोगों को भी नाम दे ही देता है
गौप्ता गेप्टा अलग अलग, तब उसे डायर वुल्फ दिखते हैं। जब डायर वुल्फ उसके पास आते हैं तो वो लीडर के बेटे को देखता है, जिसको वो नाम रंगा देता है, जो नाम रंगा को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इतना पसंद आता है कि वो अपनी पूँछें हिलाने लग जाता है। जैसे ही अपना नाम दे देता है तब तक रिमरू की बॉडी पिघलने लग जाती है और उसकी बॉडी के सिस्टम कहता है कि आपने बहुत ज़्यादा मैजिक्यूल्स का यूज़ कर लिया है, इस वजह से आपकी बॉडी कंटेन नहीं कर पा रही है। अब आपको 3 दिन तक रेस्ट करना पड़ेगा। अब हमारा मेन कैरेक्टर 3 दिन तक रेस्ट करता है और 3 दिन के बाद वो वापस जगता है, और जब अपने आप को जगा हुआ पाता है तो उसके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी हॉट गॉब्लिन खड़ी रहती है, जिसे देख के कहता है यार। और उसके बाद हमारा विलेज एल्डर आता है, जो कि अब हट्टा कट्टा मसल बॉय बन चुका है। जब सिस्टम इसे बताता है जितने भी गॉब्लिन्स हैं वो हॉट गॉब्लिन्स में बदल गए हैं, और जितने भी फीमेल गॉब्लिन्स हैं वो हॉट गॉब्लिनास में बदल गई हैं, और जो हमारा रंगा था वो एक बहुत टेम्पेस्ट वुल्फ में इवॉल्व हो चुका है। अब जब टेम्पेस्ट वुल्फ यानी हमारा रंगा हमारे रिमरू से बात कर रहा होता है, तब वो उसे बताता है कि आपके मुझे नेम देने की वजह से मेरे पूरे पैक को एक साथ इवोल्यूशन मिला, क्योंकि हम पैक एक साथ जुड़े हुए हैं, इस वजह से सारे वुल्फ्स को एक साथ पावर मिलती है, और आज से हम डायर वुल्फ्स नहीं और टेम्पेस्ट वुल्फ हैं। अब रिमरू इन सब की एक मीटिंग इकट्ठा करता है। मीटिंग में इन्हें बताता है कि हमें वो 3 रूल्स जो मैंने तुम्हें पहले बताए थे। पहला कि इंसानों पे कोई हमला नहीं करेगा, क्योंकि इंसान बहुत हॉस्टाइल होते हैं, वो तुम पे हमला कर सकते हैं। दूसरा कि हमें उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखने और किसी और स्पीसीज़ पे हमला नहीं करना है। और तीसरा, अब हम तुम सबको अपने बीच हमला नहीं करना, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ नहीं करनी है। ये सारी बातों पे बाकी सारे गॉब्लिन्स भी इकट्ठा हो जाते हैं और एग्री कर जाते हैं। अब हमारा लीडर बोलता है हमें इस विलेज को बिल्ड करना पड़ेगा, फोर्टिफाई करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे घर बनाने पड़ेंगे, कुछ नए क्लोथिंग्स भी तैयार करने पड़ेंगे, और ये सारी अब चीज़ें का इंचार्ज वो विलेज एल्डर को बना देता है, जिसे वो गॉब्लिन किंग बना देता है। टाइम ऐसे पास होता है और धीरे धीरे हमें दिखाया जाता है विलेज बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इनकी क्राफ्टमैन स्किल बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और उनके पास कपड़े भी बहुत कम होते हैं, जिससे हमारा रिमरू थोड़ा परेशान हो जाता है और इनसे पूछता है कि घर को और कपड़ों को बनाने वाले लोग कहाँ मिलेंगे। तो इन्हें बोलते हैं कि हमारे किंगडम में डॉग्स भी हैं जो हमारे साथ ये ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा रिमरू चला जाता है कुछ डायरवुल्स को अपने साथ लेके और कुछ गॉब्लिन्स को अपने साथ लेके इन डॉग से मिलने। रास्ते में ये सब बहुत सी पहाड़ों से पार करते हैं और शाम को ये एक जगह पे रुक के आराम करते हैं। यहाँ पर हमारा रिमरू रीगर के साथ बैठ के बात करता है, उससे पूछता है कि तुम्हारे भाई को किसने नाम दिया था। तब रीगर बताता है कि वन ऑफ द डेविल किंग जनरल्स हैज़ गिवन नेम टू माई ब्रदर। अब ये आगे ऐसे ही चलते जाते हैं और बहुत तेज़ी से चलते चलते आगे बढ़ रहे। तब तक ये रंगा से पूछता है कि मैंने तो तुम्हारे पिता को मार दिया था, तो लेकिन फिर तुम मुझे क्यों सर्व कर रहे हो। तो वो बोलता है वो हमारी गलती ही थी, लेकिन अब हम आपको अपना लीडर मानते हैं और आपको सर्व करना चाहते हैं। रात को होते रुकते हैं और ये बातें चलती हैं। तब तक गाप्ता इन्हें बताता है कि वहाँ पे बहुत सारी एल्फ्स भी होती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होती हैं, जिसके सुन के हमारे रिमरू भैया तो बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने आज तक सिर्फ गेम्स में ये सारी चीज़ें देखी हैं और इन्हें अब रियल लाइफ में एल्फ्स देखने का मौका मिलेगा। इससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कल शहर की ओर, जो कि डॉर्फियन किंगडम होता है, उसकी ओर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब रास्ते में ऐसे जंगल पार करते हुए और आगे बढ़ते हुए कूदते फांदते ये डॉर्फ किंगडम तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर रिमरू कहता है कि मैं अकेले जाऊंगा गाप्टा के साथ, तुम सब यहाँ पर रुको। बाकी डायरवुल्फ इसकी बात मान लेते हैं और अपने मास्टर के लिए वेट करने लग जाते हैं जंगल के अंदर। अब ये हमारा मेन कैरेक्टर जब देश की सीमा में पहुँचता है, वहाँ से एंट्री लेने की कोशिश करता है, तभी कुछ गुंडे इसके पास आ जाते हैं जो कहते हैं कि भाई साहब ये बोलने वाला स्लाइम तो इसे तो हम बेच के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तब तक हमारे रिमरू भैया को गुस्सा आ जाता है और गाप्टा को बोलते हैं अपने आँख कान बंद करो, क्योंकि मैंने बोला था इंसानों पे हमला नहीं करते हैं। अब हमारे रिमरू भैया गुस्से में हैं, तो इसको सीख दे के आगे चले जाते हैं और एक डायर वुल्फ में तुरंत मिमिक कर जाते हैं। और ऐसा करने के बाद यहाँ पे मौजूद सारे के सारे जितने भी बैंडिट्स होते हैं वो इन पे हमला करते हैं अपने मेज के साथ और बहुत सी टीम्स के साथ। बट इनके हर एक अटैक रिमरू के ऊपर
बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। फिर रिमरू एक दहाड़ मारता है जिससे ये सारे के सारे लोग उड़ जाते हैं। तब सिस्टम इन्हें बताता है कि आपकी वजह से यहाँ पे बहुत से लोग इंजर्ड हो चुके हैं, इसलिए आपको चेंज कर लेना चाहिए रुक। तब तक यहाँ पे कुछ गार्ड्स आते हैं जो इन्हें पकड़ लेते हैं। रिमरू यहाँ कुछ नहीं करता, उनके साथ चला जाता है। तब तक गार्ड्स इन्हें एक लॉकअप में बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पर एक गार्ड आता है और बताता है हेड गार्ड को कि यहाँ पे हमें हीलिंग पोशन की ज़रूरत है। हमारा रिमरू इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, हीलिंग उसके पास काफ़ी अच्छे आते हैं। तो वो हेड गार्ड से बोलता है कि मेरे पास बहुत सारे हीलिंग पोशन हैं और वो देखिए वहाँ पे रखे हुए हैं, आप चाहे तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वोंडेड सैनिकों के लिए। अब इस पे भी एग्री हो जाते हैं और रिमरू वापस जेल में जाके वेट करने लग जाता है। अब थोड़ी देर तक वो अपने स्पाइडर्स कि इस मैन की एबिलिटी से खेलता कूदता है जो उसे स्पाइडर से मारने को मिली थी। तब तक हमारा हेड जो होता है वो वापस आता है और बताता है कि उसकी दवा बहुत काम की थी, जिससे मेरा हाथ पूरा का पूरा वापस जम गया और भी बाकी लोग सेफ हो गए, जिससे वो रिमरू को रिहा कर देता है और उससे बहुत सारी बातें करता है। फिर रिमरू से बताता है कि उसे ऐसे लोग चाहिए जो उसके लिए घर बना सके, कुछ हथियार बना सकें और कपड़े भी बना सके। तब वो अपने भाई के बारे में बताता है जिसका नाम कीजिन होता है। अब हमारा जो हेड सोल्जर होता है वो उसे बताता है कि ये उसके 3 ड्वार्फ ब्रदर्स हैं, जो मिडल ब्रदर है, एक यंगर ब्रदर है और एक एल्डेस्ट ब्रदर है, और ये तीनों भी बहुत अच्छे क्राफ्टमैन होते हैं। तब काइजिन से इन्हें मिलाया जाता है। काइजिन एक मास्टर बिल्डर होता है जो बहुत सारी चीज़ें बनाने में एक्सपर्ट होता है, खास कर इसकी स्पेशलिटी वेपन होती। पर फिलहाल इसके पास रेयर आइटम्स ना होने की वजह से किंगडम से दिए हुए काम को ये पूरा नहीं कर पाएगा टाइम से, जिस वजह से ये काफ़ी परेशान होता है। तब हमारा रिमरू कहता है कि भाई मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें जो क्रिस्टल्स चाहिए वो मेरे पास है। जिसको सुन के शॉक हो जाते हैं। बाकी फिर रिमरू ने वो क्रिस्टल्स दे देता है, जिसे देख के ये पूरी तरीके से चुप हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ आम क्रिस्टल्स नहीं थे, ये तो मैजिकल क्रिस्टल्स थे। जब इससे बोलता है तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए, तब रिमरू कहता है तुम ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमारे घर आके हमारे लिए कुछ लिए घर बना दो और हमारे लिए कुछ हथियार भी बना दो, जिस पे वो एग्री कर जाता है। लेकिन फिर भी कहता है कि मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं, क्योंकि मुझे ऐसी 15 तलवारें और बनानी है और अभी मेरे पास सिर्फ एक तलवार तैयार हुई है, अभी तुम्हें कुछ टाइम के लिए रुकना पड़ेगा। अब रिमरू जो रहता है वो उसकी एक बनाई हुई तलवार को देखता है और कहता है तुम्हें ऐसी और 15 तलवारें बनानी है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? कहते हैं हाँ तुम इसे चेक कर सकते हो। फिर रिमरू इसे चेक करता है और अपनी मिमिक एबिलिटी की वजह से ऐसी है कि ऐसी और कॉपीज़ बनाता है और फिर 15 की 15 तलवार बना के रख देता है, जिसे देख के वो सब दंग रह जाते हैं। जो महीनों का काम था उस रिमरू ने चुटकियों में कर दिया, जिस पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और काइजिन और बाकी 3 ब्रदर्स इसके साथ पार्टी करने के लिए एल्फ्स के सेंटर पे चले जाते हैं। बटरफ्लाइज ऑफ द नाइट नाम के क्लब में जा पहुंचे, जहां एक माहौल रिमरू के लिए एक सपने से कम नहीं है, क्योंकि उस जगह दर्जनों खूबसूरत एल्व्स हैं। एक एल्फ ने रिमरू को देखते ही गले से लगा लिया और फिर सारी एल्फ्स के बीच उसे गोद में लेने की जिद चिढ़ गई। बिना कभी खत्म जरूर होता है। पार्टी के दौरान काइजिन ने उसका एक और बार शुक्रिया अदा किया, लेकिन हथियार बनाना तो उसके लिए बायां हाथ का खेल था। काइजिन ने इस बार एक नया चैलेंज ले लिया कि इस बार वो ऐसी तलवार बनाएगा जिसे कॉपी करना नामुमकिन होगा। रिमरू अपने इन पलों को दिल से एंजॉय कर रहा है। जहां वो जन्नत की जिंदगी काट रहा है, वहीं उसका दोस्त गोप्ता अभी भी उल्टा लटका है। एक लाल कपड़ों वाली एल्फ ने रिमरू को इशारा करते हुए कहा कि वो इसमें काफी अच्छी है, जिससे उसका मजा दुगना हो जाएगा। रिमरू अपने ही ख्यालों में खो गया, लेकिन असल में एल्फ भविष्यवाणी की बात कर रही थी। रिमरू ने पूछा कि मेरे पार्टनर के बारे में बताओ, लेकिन एल्फ को इस बारे में कुछ ठीक से पता नहीं चल रहा। जब उसने अपनी पूरी कोशिश की तो एक प्यारी सी लड़की उसके मटके में जादुई दिखाई दी, जैसे जिसे देखकर रिमरू टमाटर की तरह लाल पड़ गया। इन्हीं सभी के बीच अचानक एक आवाज आती है जो मिनिस्टर की है। उसने काइजिन से कहा कि काम के वक्त तुम यहाँ बैठे झक कैसे मार सकते हो। वो देखने में काफी अकड़ू और जिद्दी किस्म का इंसान है। जब काइजिन ने कहा कि सभी तलवार बेच चुका है, वेस्टा उससे सबूत मांगने लगा। काइजिन से बहस करते वक्त उसकी नजर अचानक रिमरू पर पड़ी, जिसे देखकर उसने कहा कि खतरनाक मॉन्स्टर को इस तरह की सही जगह लाना एक अपराध है। उसने रिमरू को एक घिनौना प्राणी भी कहा, लेकिन सभी एल्फ उसके पक्ष में है, क्योंकि रिमरू ने अभी तक मॉन्स्टर जैसा तो कुछ भी नहीं किया है। बात काटते हुए एक एल्फ ने वेस्टा के हाथ में विस्की से भरा ग्लास थमा दिया, जिसे वेस्टा ने अपनी बदतमीजी देखते हुए रिमरू के ऊपर अलट दिया। रिमरू अगर चाहता तो उसी वक्त उसे जान से मार सकता था, लेकिन काइजिन के लिए अपने इमोशंस को काबू में कर लेता है। लेकिन किसी और को वेस्टा की हरकत पर रिमरू से ज्यादा गुस्सा आ गया। काइजिन ने उसके चेहरे को बीचों बीच एक ब्लो मारकर उसका मक्शा बिगाड़ दिया।
और कहा कि मेहमानों का अपमान वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। काइजिन को रोक पाना थोड़ा मुश्किल है। रिमूरू सोच रहा है कि क्या उसने गलत किया या सही, लेकिन काइजिन ने यह फैसला लेकर उसके दिल जीत लिया। आखिर उसने एक मिनिस्टर पर हाथ उठाया, जिसके लिए उसे सजा तो जरूर मिलेगी। काइडो को ना चाहते हुए भी उन सभी को गिरफ्तार करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें वही बंद कर दिया गया जहां रिमूरू और गोप्ता बंद थे। काइजिन अपने किए पर शर्मिंदा है, क्योंकि उसके कारण रिमूरू को भी जेल का हवा खानी पड़ रही है। लेकिन इस जुर्म के लिए उन्हें फांसी तो नहीं होगी, हो सकता है कि उन्हें फाइन देना पड़े, क्योंकि उसने गैजेल ड्वार्गो के लिए काफी सालों तक वफादारी से काम किया है। हालांकि उसकी और वेस्टा की नोकझोंक सालों से चली आ रही है, और एक बार एलब्लेड प्रोजेक्ट ने आधे शहर को तबाह कर दिया था, जिसका इल्जाम भी वेस्टा ने काइजिन पर लगाया। लेकिन इस बात का उसे इतना दुख नहीं हुआ। काइजिन को लगता है कि अगर वो इस राज्य से चला जाए तो वेस्टा एक बेहतर इंसान बन पाएगा। साथ ही इस बार ड्वार्फ ब्रदर्स भी उनके साथ देने के लिए तैयार हैं। वो रिमूरू को हर पल पूरा साथ देंगे। कुछ देर बाद सब सो जाते हैं, सिर्फ रिमूरू को छोड़कर। उसे खराटों की आवाज में अपनी पूरी रात काटनी पड़ रही है। काफी देर आराम के बाद गोप्ता ने अब अपनी आंखें खोली, लेकिन रिमूरू उसके मजाक करते हुए कहने लगा कि वो उसे छोड़कर जाने ही वाला था, वो भी सभी डार्वोल्स और गॉब्लिन साथियों के साथ मिलकर। अगले दिन शाही दरबार में महाराज गैजल ड्वार्फो को सामने काइजिन को पेश किया जाता है। उसके आते ही सब अपने सर झुकाते हैं। गैजेल देखने में काफी शांत और मैच्योर है, लेकिन असल में वो एक बीस्ट की तरह इस राज्य को चलाता है। राजा के सामने किसी को भी बोलने का हक तो तब तक नहीं है जब तक वो राजा खुद से इजाजत ना दे दे। इसलिए उन्हें अपना एक वकील पेश करना पड़ा, लेकिन वो वकील भी बिकाऊ निकला। उसने वेस्टा के पक्ष में और काइजिन के खिलाफ अपनी बात रखी। काइजिन ने तो कहा था कि वेस्टा एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो तो एक के बाद एक दोष काइजिन पर लगाने लगा, और आका के बिना कुछ कहे उन्हें 20 साल तक जहरीली खान में काम करने की सजा सुनाई दी। लेकिन गैजल ने उससे रोका और काइजिन ने उसके हाल पूछने लगा, और फिर उससे रिमूरू के बारे में पूछा। काइजिन ने जवाब दिया कि अब से वही उसके लिए सब कुछ है, और वही उसका महाराज भी है, जिसके बिना काइजिन कतई नहीं रह सकता, और वो गजल के खिलाफ भी जा सकते हैं। गजल ने कुछ देर उससे घूरा, और फिर उसे काइजिन समेत तीनों भाइयों को भी राज्य से बाहर निकाल दिया गया। वो भी उसकी शक्ल कभी नहीं देखना चाहता। उनके जाने के बाद गजल ने वेस्टा से कहा कि मैं एक वफादार साथी खोया है, लेकिन वेस्टा कहने लगा कि काइजिन बेवकूफ है जो किसी भी स्लाइम की बातों में आ गया। लेकिन गजल का मतलब वेस्टा से है। असल में गजल उसकी सारी चालाकियों पर काफी पहले से नजर रखे हुए था। फिर वेस्टा को रिमूरू द्वारा दिया गया पोषण दिखाया गया, जो हिपोक्यूट हर्ब से बना है। गैजल ने वेस्टा की हरकतों की वजह से कीमती स्लाइम को खो दिया। इसके बाद वेस्टा से क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो अपनी करनी पर रोने लगा, क्योंकि उसने हमेशा राजा का भला ही सोचा है, पर उसके घमंड ने उससे सब कुछ छीन लिया। गैजल ने उसका शुक्रिया किया और वहां से चला गया। काइडो अपने साथियों के साथ काइजिन समेत सभी को बाहर छोड़ने आया, और उसने उन्हें संभाल कर जाने के लिए कहा, पर वो अपने कर्तव्य से बंधा हुआ है। रिमूरू इस वक्त काफी खुश है, क्योंकि जैसा वो चाहता था उसने काइजिन को अपने साथ ही ले लिया और गॉब्लिन्स के साथ अपना वादा भी निभाया। गैजल ने अपने एक जासूस को रिमूरू के पीछे करने को कहा, क्योंकि वो जानता है कि रिमूरू किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। उसके अंदर एक वेरिडोरा ड्रैगन जितनी शक्ति है। फिर हम बेलमंड राज्य की गिल्ड में चलते हैं, जहां मास्टर फ्यूजी अपने एडवेंचरर्स का स्वागत कर रहा है। वो तीनों खुश हैं कि कम से कम वो गुफा से सिंगल पीस में तो वापस आ पाए। एरेन तो फिलहाल नहाकर फ्रेश होने चाहती है। कावल ने बताया कि वेरिडोरा को गायब होने की खबर पक्की है, क्योंकि उन्हें वहां काफी ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिला। पर फ्यूजी ने उन्हें अगला काम भी दे दिया। अगले 3 दिनों तक उन्हें गुफा को छोड़कर फॉरेस्ट की छानबीन करनी होगी, क्योंकि ड्रैगन वहां भी हो सकता है। फ्यूजी चाहता है कि वो तीनों उससे पल पल की खबर दें। बाहर आकर तीनों अपनी भड़ास उसे गालियां देकर निकालते हैं। कावल और एरेन तो कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर उन्हें बिना किसी ब्रेक के काम के लिए जंगल निकलना पड़ेगा। लेकिन उनकी बात एक मास्क लगाई हुई लड़की सुन लेती है और साथ जाने की जिद करती है। एरन उसे बिना सोचे समझे ले जाने के लिए राजी हो जाती है। उसे उस सीक्रेट लड़की का नाम शीजू है। वही रिमूरू रांगा के साथ रूप बदलने की प्रैक्टिस करने में व्यस्त है। उसने एक वुल्फ बनकर चट्टान को तहस नहस कर डाला। उन्होंने जब वापस आकर अपने गांव की हालत देखी तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान देखने को मिली, क्योंकि काइजिन के आने से गॉब्लिन्स की स्किल में काफी सुधार आया है। ड्वार्फ बदर में सबसे बड़ा भाई गार्म एक बढ़िया लकड़हारा है। डॉट बारीक कलाकृतियों बनाने में उस्ताद है, और मैरिड एक आर्किटेक्चर गुरु है। हालांकि वो कुछ बोलता नहीं। उन चारों की मदद से ये गांव एक खुशहाल और समृद्ध शहर बनता जा रहा है। पर शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि जब वो पहली बार गांव में आया तो रिमूरू वहां की आबादी देखकर दंग रह गया, क्योंकि उसके दिए हुए नाम से उन लोगों में वेरुद्रा की शक्तियां स्थापित हो चुकी हैं। रिगार्ड ने फ्लेक्स मारते हुए उसका और बाकी किंगारों का स्वागत किया, पर रिमूरू के कंधों पर एक काफी बड़ी जिम्मेदारी थी।
उसे नए 300 लोगों को नए नाम देने पड़े, जिसके बाद उसकी हालत 3 दिन के लिए पतली हो गई और उसे बेहोशी में वो समय काटना पड़ा। इस बार तो गुप्ता ने भी कमाल कर दिया। उसने अपनी शक्ति से कुछ बच्चों को एक वुल्फ को आह्वान कर सिखाया। उसकी इस शक्ति को आभास उसे जेल में हुआ था, जब उसने खुद को आजाद करवाने के लिए एक ड्वार्वल्फ को बुलाया, जिसके सारे वो ड्वार्गन से भाग पाया। हो सकता है हमें गुप्ता की कुछ और पावरफुल टेक्निक्स देखने को मिले। अब रिगार्ड भी लॉर्ड से किंग बन चुका है और वो अभी भी खुद को अपग्रेड कर रहा है। रिगार्ड ने बताया कि कुछ इंसानों को जंगल में देखा गया है जो अपनी हुकूमत जमाने के लिए आए हुए जासूस भी हो सकते हैं, और इस वक्त कुछ विशालकाय चींटियों का नाश्ता बनने वाले हैं जो कवल की गलती से उनके पीछे पड़ी हैं। एरन अगर बची तो उसकी जान ले लेगी, पर कावल को यकीन नहीं कि वो खुद भी जिंदा बचेगा। लेकिन फिर शीजू अचानक रुकती है और अपनी तलवार डालकर उनके सामने खड़ी हो जाती है और कुछ धमाकों से उन चींटियों का खात्मा करने लगती है। कुछ ही मिनटों में उसने उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले और उन्हें तबाह कर दिया। गीडो को तो अपनी आंखों देखी पर विश्वास ही नहीं हो रहा। फिर उनके सामने रिमुरु आ जाता, शीजू का मास्क उसे लौटाता है, पर उसने एक बात नोटिस की, शीजू वही लड़की जिसका उसके साथ जन्म जन्म का नाता है। रिमुरु उन्हें अपने साथ गांव ले आया और रिगार्ड ने उनके लिए एक दावत का आयोजन भी किया। कवल और साथी उस तरह से खाना खाते जैसे उन्हें कई दिनों से भूखा रखा गया हो, पर शीजू ने खाते टाइम भी अपना मास्क नहीं उतारा। जब रिगार्ड ने रिमुरु को अपना राजा बताया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि एक स्लाइम मॉन्स्टर का गॉब्लिन्स के गांव में मिलना और उन्हें उन चींटियों से बचाना थोड़ा अजीब था, पर फिर भी वो इस खतरदारी के लिए उसके शुक्रगुजार है। फिर उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करते हुए उसे शीजू के बारे में बताया जो हाल ही में उनके साथ जुड़ी है। रिमुरु उसके बैठने के तरीके समझ गया कि शीजू भी एक जापानीज है। कवल ने गाइल्ड मास्टर को पूरा प्लान रिमुरु के सामने उगल दिया। रिमुरु को समझ आने लगा कि वेरुडोरा का गायब होने की वजह से लोगों में काफी चिंता बढ़ रही है। लोग उसे ढूंढने के लिए गुफा में और जंगलों में भटक रहे हैं। रिमुरु ने कहा कि आज रात तुम सब चाहो तो यहीं रुक सकते हो। शाम होने पर शीजू और रिमुरु कुछ टाइम एक साथ बिताते हैं। जब शीजू ने उसे क्यूट कहकर गोद में उठा लिया तो रिमुरु ने बताया कि उसे इसकी आदत हो चुकी है। रिमुरु ने बता दिया कि वो भी जापान से है, तो शीजू के पूछने पर उसने अपने यहाँ आने तक की पूरी कहानी बताई कि किस तरह मरने के बाद उसका पुनर्जन्म हुआ है। शीजू ने उसे बताया कि उसे यहाँ पर आह्वान करके बुलाया गया है। इसे करने के लिए 30 मेजे एक साथ एक रस्म निभाते हैं जो महीनों तक चलती है। शीजू सेन यहाँ एक हथियार के रूप में आई है। एक रात जब शीजू के जन्म से पहले उनके शहर में आग लगी थी तो उसे किसी ने लपटों के बीच से खींच लिया गया था, पर उसके बाद वो नहीं जानती थी कि उसकी माँ इस वक्त कहाँ है। रिमुरु ने कहा कि वो उसके लिए खास चीज कर सकता है, अपनी टेलीकम्युनिकेशन की तरह, लेकिन कोशिश करते वक्त रिमुरु ने गलती से उसे कुछ अपमानजनक दिखा दिया। फिर उसने शीजू के पूरे शहर को उसके सामने विजुलाइज करवाया। रिमुरु जापान को एक खुशहाल देश बनते देखना चाहता था, पर अचानक शीजू को बेचैनी होने लगी, जिसके बाद उसने रिमुरु को जमीन पर गिरा दिया। पर अब वो ठीक है। तभी वहाँ काइजीन आ जाता जो रिमुरु से नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगता है। शीजू पहाड़ी से नीचे देखकर उसी दिन एक बार याद करती है जब वो इस दुनिया में पहली बार आई थी और उसकी आंखों के सामने वही इंसान था जिसने उसे बुलाया था, पर जिसने एक इल्फरिट नाम का मॉन्स्टर को शीजू का शरीर दान में दे दिया, क्योंकि उस वक्त वो अधमरी हालत में थी और किसी काम की नहीं थी। शीजू इस वक्त कम से कम जिंदा तो थी। तभी सॉफ्टवेयर कॉइंग नाम का परीक्षण वहां पे आया जो लियोन को खत्म कर डिमन किंग बनना चाहता था। तभी लियोन ने इफ्रित को अपनी पावर एक्टिवेट करने को कहा, जिसने शीजू के जरिए अपनी शक्तियों के सॉफ्टवेयर को वहीं खत्म कर दिया। कुछ दिन यहाँ रहते हुए उसे एक नए दोस्त मिले जो जंगल में अपनी मॉम से बिछड़ चुकी थी और अपने प्यारे से पेट के साथ थी, लेकिन क्योंकि वो एक मॉन्स्टर था इसलिए उसका कोई नाम नहीं था। शीजू ने उसे एक नया नाम दिया जो था पीजू, जिसके बाद वो और बड़ा और पावरफुल हो गया। एक दिन पीजू लियोन को देखकर कुछ ज्यादा ही नाराज दिख रहा था, तब इफ्रित ने शीजू के शरीर में आकर उन दोनों को वहीं भस्म कर डाला। शीजू अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण खुद से चिढ़ने लगी थी और वो फूट फूट कर रोने लगी, पर ये सिर्फ एक सपना ही था क्योंकि वो तो इस वक्त एरिन के साथ ही सो रही थी। शीजू पूरी रात से बस अपनी पुरानी यादों में ही उलझी हुई थी। तभी वहां पर रिमुरु अपने दोस्त के साथ आता है और उससे कुछ दिन और रुकने की जिद करने लगता है, लेकिन शीजू को लगता है कि उसके यहाँ रुकने से उन्हें परेशानी होगी और वो उस इंसान को भी पहले ढूंढना चाहती है जिसने उसे यहाँ बुलाया है। जब एरन ने सुबह उससे अपने एक अगले मिशन पर चलने के लिए पूछा तो शीजू ने कहा कि ये उसका आखिरी मिशन होगा, जिसे सुनकर एरन हैरान हो गई क्योंकि शीजू कई सालों से इसी तरह घूम रही है। लेकिन एरन को लगा कि वो मजाक कर रही होगी। काफी इंतजार करवाने के बाद वो दोनों तैयार होकर बाहर की ओर आईं, पर शीजू का मूड कुछ बदला हुआ लग रहा था और पहले तो कुछ अजीब हरकतें करती दिखी, जैसे वो खुद पर कंट्रोल पाने की कोशिश में हो। पलक झपकते ही उसके शरीर में एक विस्फोट हुआ जो तेज लपटें निकलकर काले आसमान में छाने लगी और चारों ओर अंधेरा छा गया।
तभी अचानक एक धमाका होता है और चारों तरफ धुआं उड़ने लगता है, जिसके बीच में सीजू का शरीर उन लपटों में गिरा है। रिमूरो ने रिगुर को गांव जाने का ऑर्डर दिया और सीजू ने इफ्रित नाम के मॉन्स्टर में खुद को बदल लिया। उसे सामने देखा गिद्धों ने तो जैसे ठान ही लिया था कि आज उनकी मौत पक्की है। पर फिर इफ्रित के मॉन्स्टर पूरे इलाके को तबाह करने लगे। सीजू के साथियों को उसकी चिंता है, इसलिए वो उसे छोड़कर कतई नहीं जाना चाहते। रिमूरो का वाटर ब्लेड भी इफ्रित पर कुछ काम नहीं कर रहा है। एरन उसे रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा रही है। तभी रांगा आकर रिमूरो को मॉन्स्टर्स के हमले से बचाने आया, लेकिन उसकी रफ्तार हमलों के लिए थोड़ी फीकी है। रिमूरो को उन्हें खत्म करने के लिए कुछ खास नहीं सूझ रहा है। तभी उसे स्मोक ब्लास्ट का आइडिया आया, पर वो एक बड़े इलाके को तबाह कर सकता है। उसने देखा कि एरन का एक आइस अटैक ने मॉन्स्टर को घायल कर दिया है। उसने एरन से अपनी और एक हमला करने को कहा, जिसके बाद रिमूरो ने उसे खुद में समाकर उसकी मात्रा को बढ़ा दिया और उन मॉन्स्टर्स पर लगातार हमले करके उन्हें खत्म कर दिया। इसी बीच एक धमाके ने तीनों एडवेंचरर्स को बेहोश कर दिया। अब बारी है इफ्रित की। रिमूरो भी आज हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं है, पर इफ्रित ने अपनी चाल चलते हुए अपने कई सारे डुप्लीकेट्स बनाकर रिमूरो को बीचों बीच घेर लिया। पर इसके जवाब में उसने आईसी अटैक्स करके उन सबका अंत कर दिया, जिससे इफ्रित का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। उसने अपने विशाल लपटों को बीच रिमूरो को घेर लिया। रिमूरो को लगा कि अब उसका मरने का टाइम एक बार आ गया है, पर उसके सिस्टम ने बताया कि उसके शरीर में गर्मी झेलने की भरपूर क्षमता है, इसलिए उसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे ही इफ्रित को लगा कि रिमूरो ऊपर वाले को प्यारा हो चुका है, तो तभी उसने अपनी स्ट्रिंग से इफ्रित को बांध दिया, जो उसकी लपटों से नहीं जले। इफ्रित की लाख कोशिशें भी रिमूरो के बाल तक पाका नहीं कर पाई। फिर उसने इफ्रित को निगलकर अपने खास दोस्त के हवाले कर दिया, जो खुद एक फायर ड्रैगन है। वेरिडोरा को अपनी आंखों के सामने देख इफ्रित की हालत खराब होने लगी। रिमूरो ने आखिरकार सीजू को इफ्रित का चुंगल से आजाद करवा दिया, और वो उसका जितना शुक्रिया करे उतना कम है। फिर उसने अपनी सारी बातें रिमूरो के साथ शेयर की कि वो किस तरह डीमन लॉर्ड से छूटने के बाद एक हीरो से मिली, जो उसकी खुद की एक परछाई थी। सीजू ने देखते ही उस पर हमला कर दिया। ये वो नहीं था जिसने वेरिडोरा को कैद किया। उसने सीजू से जानने की कोशिश करी कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। उसे सब बताते हुए सीजू रोने लगी। ये मास्क भी उसी का दिया हुआ है, जिसने अभी तक उसे इफ्रित का असर से बचा कर रखा है। सीजू हीरो के साथ काफी खुश थी, जिससे उसने कई सारी टेक्निक्स भी सीखी। पर एक दिन अचानक वो कहीं गायब हो गई। उसके जाने के बाद सीजू ने खुद को मजबूत करने का फैसला किया और उसी में पूरी जुगट से लग गई। उसने खुद को इतना बेहतर बना लिया कि उसे चैंपियन के नाम से जाना जाने लगा। पर धीरे धीरे इफ्रित की शक्तियां उस पर हावी होने लगी, क्योंकि एक गलती उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती थी, जिसका उसे हमेशा से डर था। जिसके बाद वो रिटायर होकर एक इंस्ट्रक्टर बन गई, जो टीचर की तरह बच्चों को पढ़ाया करती है, जो कि एक दूसरी दुनिया से आई थी। वहीं पर उसने उससे लाइन सीखी, जिसने उससे रिमूरो के मुंह से भी सुना है। उसे आज भी वो सुहावने दिन याद हैं, जब बच्चे उससे नई नई चीजें सीखा करते थे। कुछ ने तो वहीं पर उसका साथ छोड़ दिया, पर एक उनमें से उसका ग्रैंड मास्टर बना। वही इंसान हर देश का गिल्ड की जिम्मेदारी उठाता है, इसलिए उसने सोचा कि अब उसके पास और कुछ पढ़ने के अलावा बचा ही नहीं है, और शायद ये उसकी जिंदगी का अंत है। उसका बस सीजू की जिंदगी का आखिरी मकसद ही बन गया, और उस इंसान को ढूंढना जिसने उसका यह आह्वान किया है। रिमूरो ने पूछा कि क्या तुम उससे बदला चाहती हो, तो उसने बताया कि मैं उससे पर्सनली मिलकर कुछ पूछना चाहती हूँ। फिर वो बात बदलकर कवल और उसके दोस्तों के बारे में बात करने लगी, और उसने रिमूरो का असली नाम पूछा, तो उसने निकामी सातोरो अपना असली नाम बताया। सीजू का असली नाम भी अलग है, जो वो अजावा सिजुई। सीजू काफी ज्यादा थका हुआ महसूस कर रही है। उसने रिमूरो से परमिशन मांगकर एक मांग रखी कि वो उसे खा जाए। इस तरह उसने इफ्रित को निगल लिया। सीजू के मन को इससे काफी शांति पहुंची। अब वो इस दुनिया से इतना उब चुकी है कि वो उसे नफरत होने लगी है। सीजू की आखिरी इच्छा यही है कि वो इस दुनिया में दम तोड़ने से अच्छा रिमूरो के शरीर में समा जाए। उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे, और रिमूरो के पूछने पर सीजू ने लियोन का नाम उसे बताया, जो सबसे खतरनाक और शक्तिशाली डीमन लॉर्ड में से एक है। वो चाहती कि लियोन उसकी बात का जवाब दे कि वो यहाँ लोगों को क्यों लाता है। तो रिमूरो ने मिकामी बनकर ये प्रतिष्ठा की कि वो जल्दी उसकी बातों का जवाब दिलाएगा, और रिमूरो ने उससे अपने अंदर समा लिया ताकि वो अपने सपनों की दुनिया को एंजॉय कर सके। सीजू को अंदर कुछ लोग मिलते हैं जो उसे देखते ही गायब हो जाते हैं, पर जब उसने एक लेडी को देखा तो वो पागलों की तरह दौड़कर उसकी ओर भागी और उसे गले लगा लिया। एरन को शिजू को चिंता हो रही थी, पर इस वक्त वो रिमूरो के साथ है, जो उसका पूरा ध्यान रखेगा। जिसके कमरे की ओर जाते हुए रिगार्ड से भी मिले, और जो शिजू के लिए कुछ कपड़े और खाना लेकर आया है। पर अंदर उन्होंने कुछ अजीब देखा। वहां पर ना तो शिजू थी और ना ही रिमूरो, बल्कि उस रूम में एक लड़की थी जिसने कपड़े तक नहीं पहने थे। रिगार्ड ने उसे देखकर पहचान ही लिया, ये उनका माई बाप रिमूरो ही है। रिमूरो छोटी सीजू में बदल चुका है, और उसने कहा कि अब सीजू नहीं रही। इतना कहते ही वो अपने स्लाइम वाले रूप में बदल गया। वो माफी चाहता कि इस बारे में उसने किसी को नहीं बताया। आखिरकार खुद सीजू ही ऐसा चाहती थी,
और एरन को उसको गुड बाय कहने का दुख है। इसी बीच उन दोनों में बहस होने लगी तो एरन ने कहा कि उनकी जान बचाने का श्रेय भी शिज़ू को ही जाता है, पर फिलहाल रिमोरू उनका बॉस है तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। इसी के बाद कवल ने कहा कि अब हमें चलना चाहिए ताकि वो जाकर गिल्ड मास्टर को शिज़ू के बारे में खबर दे सकें, लेकिन वो रिमोरू और उसके गांव की बात को हमेशा सीक्रेट ही रखेंगे। चाहते वो रिमोरू से जानना चाहते हैं कि क्या तुम अपने इंसाने वाले रूप में लौटना चाहोगे, पर रिमोरू ने एक बार फिर शिज़ू का रूप ले लिया तो कवल के दोस्त ने उसका शिज़ू के रूप में शुक्रिया किया। रिमोरू ने जाते हुए मेहमानों के लिए गिफ्ट्स का इंतजाम भी किया जिससे उन्हें काफी मदद मिलेगी और वो इक्विपमेंट उन्हें काफी पसंद आए। उन सभी को कारीगरों ने काफी बारीकी के साथ बनाया है। फिर उनकी मुलाकात काइजिन और ड्वार्फ ब्रदर्स से भी हुई। तीनों एडवेंचरर्स इतने बड़े कलाकारों को वहां देखकर दंग रह गए, उनका जैसा सपना पूरा हो गया हो। कुछ ही देर में तो वो तीनों खुशी खुशी शहर लौट गए। फिर उस लड़की को दिखाया रिमोरू ने पहाड़ी पर शिज़ू की याद में एक कब्र बनाई है। उसे अपना प्रॉमिस याद है कि उसे पहले लियोन को पकड़ना है, जिसके कारण शिज़ू की आंखों में आंसू आए थे। इस वक्त रिमोरू में वेरुदरा और शिज़ू दोनों की शक्तियां समाई हुई हैं। तभी एक सुअर की शक्ल वाले इंसान को दिखाया जाता है जो गर्मी और भूख से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मदद करने एक अजीब दिखने वाले इंसान आया जिसने अपना नाम गैलमंड बताया। गैलमंड ने कहा कि वो उसे खाना और नया नाम देगा। उसने सुअर की शक्ल के इंसान को गेल्फ नाम दिया और उसे एक वरदान दिया कि वो एक दिन जूरा फॉरेस्ट पर कब्जा करेगा। साथ ही उसने उसे खाना भी दिया। रिमोरू की मेहनत का असर अब गाँव में देखने को मिल रहा है। गॉब्लिन्स कई सारी स्किल्स सीखकर गांव को डेवलप करने में लगे हैं। उसके ऑर्डर्स के बिना भी काइजिन और सभी कारीगर अपनी पूरी कोशिश से नए मकान और खेत तैयार कर रहे हैं। रिमोरू अपने रूम में जाकर शिज़ू के मांस को निहारने लगता है और एक बार फिर उस लड़की में खुद को बदल लेता है। एक इंसानी शरीर में रिमोरू ज्यादा अच्छा महसूस करता है क्योंकि वो फिर से अपने सेंसेस को बखूबी इस्तेमाल कर पा रहा है। उसे याद आया कि वो इफरित की भी शक्तियों को इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद उसने अपनी एक कॉपी और बना डाली, पर जब उसने अपना जेंडर जानने की कोशिश की तो उसे पता लगा कि इस जन्म में उसका कोई जेंडर ही नहीं है। अब उसने सोचा कि क्यों ना अपनी एक अडल्ट फॉर्म बनाई जाए जो ज्यादा मस्कुलर ज्यादा सुंदर होगी। तो जब वो छवि उसके सामने आई तो रिमोरू ने शर्मसार होकर उस प्रोसेस को वहीं रोक दिया। तभी रिगार्ड उसे मिलने के लिए आता है तो रिमोरू काफी एक्साइटेड होकर कहता है कि आज मैं भी तुम सबके साथ डिनर करने वाला हूँ। रिमोरू आज की दावत का लुत्फ उठाने के लिए काफी उत्साहित है। अगर उसे स्वाद पसंद आए तो वो बाकी चीजों की खेती भी बढ़ा देगा। उसने अपनी इच्छा अपने साथी के सामने जताई। तभी गोप्ता कहता है कि ज्यादा मत खाना नहीं तो तुम्हारा फिगर खराब हो जाएगा। इसके बाद रिमोरू ने उसे एक लात मार के साइड कर दिया। रिगार्ड का मन है कि आज शाही डिनर में बुल डियर बने जो इस जंगल में काफी मात्रा में भी पाए जाते हैं। ऐसा मौसम के बदलाव के कारण होता है। फिर रिमोरू रांगा को बुलाता है और उसे रिगुर के साथ जाने को कहता है ताकि वो खतरे के समय उनकी मदद कर सके। पर रिमोरू का प्लान आज वेडोरा की गुफा में आने का था। वो ठीक उसी के गेट से वापस अंदर जाता है जहां वो उससे आया था। अब रिमोरू के पास डीजनरेशन स्किल है जो उसके अंदर शिज़ू के जरिए आई है, पर अचानक उसके शरीर से एक डिफॉल्ट और निकलने लगता है। उस ऑरा के असर को शिज़ू का मास्क लगभग खत्म कर देता है। रिमोरू ने फैसला कर लिया कि आज वो इस मास्क को लगाकर रखेगा, पर अचानक उसका सिस्टम उसे बताता है कि उसका साथी रांगा इस वक्त किसी बड़े खतरे में है। रिमोरू उसी वक्त उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ा जहाँ गोप्ता को किसी ने अपनी तलवार से एक गहरा घाव पहुंचाया। गोप्ता जैसे जानता था कि वो उनकी मदद करने जरूर आएगा। रिमोरू ने वहां कुछ शक्तिशाली लोगों को उसके साथियों पर हमला करते देखा। गोप्ता को पोषण देकर रिमोरू जब आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वो लोग रांगा पर भारी पड़ रहे हैं। रांगा और रिगुर को रिमोरू ने अपने पास बुलाया और उनका इलाज करने के बाद उसे पता चला कि उसके कई साथी तो पहले बेहोशी की हालत में पड़े हैं, जो उस गुलाबी बालों वाली लड़की की कारमात है। रिगुर ने कहा कि ये सभी लोग और जिसका एक ग्रुप है जिनकी जादुई शक्तियां काफी शक्तिशाली होती है। रिमोरू आगे बढ़ा और उसने बात करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करी। जब वो सोच रहा था कि क्या उसे एक्शन लेना चाहिए या फिर इस मामले को ऐसा सुलझा देना चाहिए, तभी ऑर्जिस के लीडर ने उसे एक बुरा माइजिन कह के बुलाया। वो उसका असली चेहरा देखना चाहते हैं जिससे रिमोरू अपने मुखौटे को पीछे छुपा रहा है। और वो कहने लगे कि हम तुम्हारे दोस्तों को जानते हैं जो दिखने में सुअर जैसे लगते हैं और उनका बदलाव रिमोरू से लेकर रहेंगे। पर रिमोरू के साथियों को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, पर रिमोरू मुकाबले के लिए अभी भी तैयार है। उसने रांगा के साथ उनकी गुलाबी बालों वाली ऑर्ज को पकड़ने का प्लान बनाया। इतने में ही ऑर्जिस का लीडर अपनी तलवार लेकर उनकी ओर तेजी से बढ़ा, पर रिमोरू वहां से गायब हो गया। उसने अपनी पैरालिसिस ब्रेथ से सबसे बड़े ऑर्ज को बेहोश कर दिया और एक फीमेल ऑर्ज को अपनी स्टिकी स्टील ब्लेड से बांध दिया। उसने अपने शरीर को आर्मर का बना लिया जिससे उसके शरीर से छूटे ही दुश्मन की तलवार के 2 टुकड़े हो गए। लेकिन उनका लीडर और एक बुड्ढा ऑर्ज अभी बाकी हैं, जो रिमोरू के हर एक हमले को समझ चुके हैं और वो हर हमले के पीछे छुपे जानवर को भी बखूबी जानते हैं। रिमोरू को लगा कि उसे उनसे थोड़ा सावधान रहना होगा।
इसलिए उसने बात को यहीं पे दबाने का सोचा, पर इससे पहले वो कुछ करता रेड ऑर्ज ने उसका हाथ काटकर अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि काटना तो वो रिमोरू के सर चाहते थे। रिमोरू की सभी साथी अपने मास्टर को इस हालत में देखकर थोड़ा डर गए, पर रिमोरू अभी भी शांत है, जिससे ऑर्ज की चिंता भी अभी खत्म नहीं हुई है। जब उन्होंने अपने अगले वार के लिए तलवार उठाई, रिमोरू ने अपना हाथ एक बार और रीजनरेट कर लिया, जिसके बाद उस पर ऑर्ज फ्लेम का इस्तेमाल किया गया, जिसमें से रिमोरू अपने अंदाज से निकलकर उनके सामने आ गया और अपना मास्क उतार दिया। रिमोरू ने फिर एक ऑरा एमिट करना शुरू किया, जिससे उनसे एक भयानक बवंडर पैदा हुआ, जो मैजिकुलस की मदद से नहीं बल्कि उसकी खुद की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रिमोरू ने कड़कड़ाती बिजली को अपने काबू में करके जमीन के टुकड़े कर डाले। बुड्ढा ऑर्ज चाहता है कि हमें यहाँ से करना चाहिए, पर रेड ऑर्ज उसकी ताकत का अंदाजा लेने के बावजूद हार नहीं मानना चाहता, क्योंकि उसकी हार पूरे ऑर्ज क्लैन की हार होगी। पर पिंक बालों वाली ऑर्ज ने सामने आकर उन्हें रोका और कहा कि ये हमारा दुश्मन ही नहीं है, क्योंकि अगर वो माइजिन होता तो इतनी ताकत का मालिक होने के बावजूद भी सूरों के इस्तेमाल से उनके गांव को तबाह नहीं करता। वो चाहते तो इसी वक्त उन सभी को अपनी मौत की खाट उतार सकता था, जिससे साफ है कि उसने उनके गांव पर हमला नहीं किया। पर रिमोरू ने भी अपना मूड शांत कर लिया। उनके पूछने पर उसने कहा कि मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल सा स्लाइम हूँ, और ये मास्क उसके किसी खास का है, जो शायद उस मास्क से अलग हो चुका है। वो मास्क को देख के वो समझ गई कि उनसे बड़ी गलती हुई है, और उन्होंने रिमोरू और उसके साथियों से माफी भी मांगी। तो रिमोरू ने कहा कि तुम हमारे गांव क्यों नहीं चलते, क्योंकि उनके बारे में और जानना चाहते हैं, और आज उनके गांव में शाही दावत का भी इंतजाम है। फिर सभी एक बुल डियर का शिकार करके गांव की ओर चल दिए। ऑर्ज के लीडर ने बताया कि उनके यहाँ कोई नाम नहीं होता। शाम को जब रिमोरू मीट टेस्ट करता है तो खुशी से उसके साथ पूरा गांव झूम उठता है। इस दुनिया में पहली बार उसने कुछ टेस्ट किया है। इसी के साथ गांव में जश्न का माहौल बनता है और हर कोई उस शाम को काफी एंजॉय कर रहा है। काइजिन ऑर्ज से ऑर्क्स के बारे में पूछता है जिन्होंने उन पर हमला किया। ये चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि ऑर्जिस ऑर्क्स से काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। रेड ऑर्ज ने बताया कि उन्होंने उनके गांव पर हमला कर उसे जला डाला था। उनके पास हथियार और कवच भी थे। उनकी शक्ल सुअर जैसी थी और मात्रा काफी ज्यादा थी। एक बात ध्यान देने वाली है कि उन सभी ने इंसानों के बनाए कवच पहने थे, इसलिए तो साफ हो जाता है कि उनके साथ जरूर इंसान भी मिले हुए हैं। जब ऑर्ज ने देखा तो उसके सामने एक मास्क पहना हुआ माजिन था, जो इन सभी को कंट्रोल कर रहा था। मास्क से धोखा खाकर ही ऑर्ज ने रिमोरू पर हमला किया। ये भी हो सकता है कि ऑर्क्स कहीं ना कहीं डीमन लॉर्ड से कनेक्टेड हो। ऑर्ज ने बताया कि उनके 300 साथियों में से सिर्फ वही 6 बाकी बचे हैं। तब रिमोरू चलते हुए उनके पास बैठा रेड ऑर्ज की बहन की तारीफ करता है, क्योंकि उसके हाथ में मेडिकल और खाना बनाने की खास कला है, जो गॉब्लिन्स को काफी पसंद आई और उससे बहुत इम्प्रेस्ड है। रिमोरू ने ऑर्ज से उनके प्लान के बारे में पूछा कि वो सब कुछ खो देने के बाद अब क्या करेंगे। जाहिर है कि वो अभी यही चाहते हैं कि अपनी टीम को एक और बार जगाए और फिर से किंगडम स्थापित किया जाए। रिमोरू ने उन्हें एक सुझाव दिया कि क्यों ना वो उसी के साथ बस जाए, बदले में उन्हें एक नया घर और भरपेट खाना मिलेगा। उसने ऐसा इसलिए कहा कि ऑर्ड्स की संख्या काफी ज्यादा है और हो सकता है कि जूरा फॉरेस्ट पर अपनी हुकूमत जमाने की कोशिश करें, जिससे रिमोरू का गांव भी खतरे में पड़ सकता है। अगर उन्होंने भयानक हमला वगैरह किया तो उनके पास उनसे निपटने की पावर ज्यादा होगी, पर सोचने के लिए ऑर्जिस को थोड़े वक्त की जरूरत है। रिमोरू उन्हें छोड़कर वहां से उठता है और मीट खाने चल देता है। ऑर्ज के एक साथी ने कहा कि उसका ऑर्ज इतना भी बुरा नहीं है, पर आखिर फैसला तो लीडर का ही होगा। अगली सुबह ऑर्ज ने रिमोरू से जाकर कहा कि काफी सोचने के बाद उसने फैसला किया कि अगर उन्हें कंट्रोल करने वाला एक स्ट्रांग लीडर है तो ऑर्जिस उनके लिए काम जरूर करेंगे, लेकिन ये जब तक होगा जब तक वो ऑर्ज से लीडर को खदेड़ नहीं देते। पर रिमोरू का ख्याल है कि उसके बाद भी वो मिलकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। इतना सुनते ही रेड ऑर्ज उसके आगे झुक गया। रिमोरू जानता था कि एक लीडर हमेशा अपने लोगों के लिए हर फैसला लेता है। अब रिमोरू के कंधों पर भी जिम्मेदारी है कि वो उसके फैसले की इज्जत रखे। आगे बढ़ने से पहले रिमोरू ने सभी को नए नाम देगा, और जिसने रिमोरू को पहले से ही वार्न किया था, पर उसे लगा कि 6 लोग उसके ही कितने मैगुलस खर्च कर लेंगे। जैसे ही रिमोरू ने नाम सोचने शुरू किया तो वो बेहोश होकर गिर पड़ा, और जब उसकी आंखें खुली तो वो लेडी ऑर्ज की गोद में आराम फरमा रहा था। उसने रेड ऑर्ज के लिए बेनुमारा नाम सोचा। जब वो उठा तो उसने देखा कि ऑर्जिस और ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, जिन्हें काइजिन भी कहा जाता है, और उसकी बहन को उसने शूना नाम दिया, जिसके बाद वो और भी ज्यादा क्यूट हो गई। जिस लड़की की गोद में वो सोया है उसका नाम अब शियोन है, जिसकी सुंदरता इस वक्त असीम हो चुकी है। अब से बुड्ढा ऑर्ज भी अब पहले से जवान दिखने लगा है। एक सिंग वाले ऑर्ज को उसने सुई नाम दिया। सिर्फ 6 नाम सोचते ही रिमोरू ने अपने सारे मैजिकुलस बर्बाद कर दिए। छठा ऑर्ज कोरोबे जब बाहर से चलकर आता तो उसे देखकर रिमोरू चौंक जाता है।
लेकिन इस दौरान ऑर्स के हजारों सैनिक एक साथ अपने अगले शिकार के लिए निकल पड़ते हैं, जहां लिजर्ड मैन का राज है। उन्हें भी कुछ ही देर में उनके हमले का अभ्यास हो जाता है और उन्होंने उन सुअर जैसी शक्ल वालों को हल्के में ले लिया। ये जानते हुए उनकी तादाद 2 लाख है, पर राजा को लगा कि वो भेड़िए की झुंड की तरह हैं, जो एक दूसरे को देख कर यहाँ से भाग खड़े होंगे। पर जिसके पीछे जरूर कोई है जो इतनी बड़ी सेना को कंट्रोल कर रहा है, शायद और क्लॉड वो मॉन्स्टर जिससे दुश्मन तो छोड़ो बाकी उसके दोस्त भी खौफ खाते हैं। सवाल ये भी उठता है कि सबसे चाहता क्या है। अगर सच में एक कोई और क्लॉड है तो लिजर्ड मैन के राज्य को बचाना नामुमकिन है, जिसके लिए उन्हें मदद की जरूरत है। राजा ने मदद के लिए अपने बेटे गाबीरो को बुलाया, जिसे गैलमेंट से अपना नाम मिला है। उसके पिता ने जैसे कुछ बताने वाले होते हैं, तभी रिमूरो के गांव में गॉब्लिन्स का होकोरो के साथ प्रैक्टिस करते दिखाया जाता है। बेनुमारू भी रिमूरो से ऑकलॉर्ड का जिक्र कर रहा है, क्योंकि एक साल में सिर्फ एक ही बार जन्म लेता है। जिस ऑर्कलॉर्ड ने ऑर्जिस पर हमला किया, उसे अपने ही साथियों के मारने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बेनिमारू को याद है कि हमले से कुछ देर पहले मास्क वाला माइजिन उसके गांव में दिखा था, जिसने जाते हुए गांव को शाप भी दिया। रिमूरो ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि इसी कारण उसने तुम्हारे गांव पर हमला किया, तो बेनिमारू को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसके साथ रिमूरो जैसा दोस्त है। जब उन्होंने गैलमंड का नाम लिया तो रिमूरो को वो सुना सुना लगा, क्योंकि रिगुर को भी उसका नाम गैलमंड ने दिया था। सोई ने कहा कि उसी ने पास में ही लिजर्डमैन की फौज को देखा है। वो बस रिमूरो के कानों तक ये बात पहुंचाना चाहता था। उनका यहाँ आने का कोई खास कारण नहीं है। दरअसल गाबीरू ही अपनी सेना के साथ गॉब्लिन्स को अपने साथ जोड़ने वाला है। वो भी अपने पिता के कहने पर। गुबेरू को चमचे उसकी हमेशा तारीफ करते रहते हैं और कहते हैं कि उसे जल्दी चीफ बन जाना चाहिए, जिसके कारण गुबेरू का ध्यान कभी खुद को ग्रो करने में गया ही नहीं। वो हमेशा खुद को राजा बनने के काबिल समझता आया और इस बार साबित भी कर दिखाना चाहता है कि वो अब चीफ बनने के लायक हो चुका है, ताकि उसके पिता शांति से रिटायर हो सके। उसकी बातें सुनकर उसके चमचे उसके नाम का जयकारा लगाने लगे। काफी दिन गुजरने के बाद अब उनके गांव में काफी तरक्की दिखने लगी है। शोना ने सबके लिए रेशम के बारीक कपड़ा तैयार किया है, जो हेलमोथ कॉकून से तैयार होता है। तभी शियोन रिमूरो के गोद में लेकर उसके पास आती है। उसे देखते ही शोना गले से लगा लेती है। रिमूरो ने कहा कि कपड़ों की जिम्मेदारी शोना को देकर उसने एकदम सही किया। रिमूरो ने शियोन को अपना सेक्रेटरी रखा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसकी कौन सी खूबी उसे पसंद आएगी। लगता है रिमूरो उसके साथ टाइम बिताना काफी पसंद करता है। पर दोनों और गर्ल्स भी उसके लिए एक दूसरे से बिल्लियों की तरह लड़ने लगी। जब रिमोरू से पूछा गया तो उसने शोना को अपने काम में ध्यान लगाने को बोला, जिसके बाद शियोन उसे लपेट कर वहां से चल देती है। वो आज उसके लिए एक खास रेसिपी भी बनाने वाली है। ये सब सोई और नहीं देख सकता, इसलिए वो गायब हो जाता है। शियोन ने रिमोरू के सामने एक जिंदा लाश जैसी डिश रख दी, शायद इसलिए ऑर्जिस ज्वाइन करने से मना कर रहे हैं। रिमोरू की तो उस जहर को चखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वो खाना जैसे उसे खाने के लिए डर रहा हो, पर फिर भी उसने कोशिश की। पर अचानक उसने वो चम्मच गोप्ता के मुंह में डाल दी, जिसे खाकर उसकी जान जैसे उसके हलक तक आ गई। उसका चेहरा नीला पड़ गया और वो फर्श पर तड़पने लगा। सबको लगा कि वो स्वर्ग से दार चुका है। रिमोरू ने कहा कि अगली बार खाना बनाने से पहले शियोन को बेनुमारे से परमिशन लेनी होगी। तभी गानेरो और उसके साथी गॉब्लिन्स के गांव के काफी करीब पहुंच जाते हैं। गाबिरो एक बार में जब गॉब्लिन्स की संख्या का हिसाब कर देता है तो तारीफ सुनकर उसे लगता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही महान हूँ। लेकिन साथ ही उन्हें यह भी पता लगा कि गॉब्लिन्स के साथ डेयरवुल्फ्स और एक स्लाइम भी रहता है। तो गाबिरो ने सोचा कि वो डेयरवुल्फ्स को हराकर स्लाइम को भी कब्जे में ले लेंगे, जिससे उनकी एक ही तीर में 2 निशाने बिछ जाएंगे। वही काइजी और हाकुरो हथियारों की मजबूती को लेकर बहस कर रहे हैं। तभी रिमोरो अपना ओपिनियन देकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तभी उसे रिगार्ड लिजर्डमैन के आने की खबर देता है। सभी ऑर्जिस भी उसके साथ लिजर्डमैन से मिलने चालने जाते हैं। उनके सामने जाते ही गाबिरो स्टाइल के साथ एंट्री लेता है और कहता है कि तुम सब मेरे लिए काम करना पसंद करोगे। फिर उसके चमचे उसके लिए ताली भी बजाते हैं। पर रिमोरो को समझ नहीं आ रहा कि उसमें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। शियोन गुस्से से रिमोरो को दबोचने लगती है। जब रिगार्ड ने पूछा कि आप अचानक ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने पूछा कि क्या तुमने सबने ऑक्स के आने की खबर को नहीं सुना, जो तेजी से जूरा के जंगलों की ओर बढ़ रहे हैं, और इसलिए सभी के गाबरों को समर्पित कर देना चाहिए ताकि वो सबकी कमजोरों की उन पिक से रक्षा कर सके। उसके चमचों की हरकत देखकर रेकुमरो को एक कहावत याद आई कि वो समझदार दुश्मनों से खतरनाक एक बेवकूफ दोस्त होता है। जब गाबोरे ने डेयरवुल्फ्स को गुस्से में उसके सामने पेश होने के लिए कहा तो शियोन ने फिर से उसे दबोच डाला। अब बेमिनारू उसके बकबक और नहीं सुन सकता। रिमोरू ने कहा कि वुल्फ्स उसके कब्जे में नहीं बल्कि उनके दोस्त हैं। तभी रांगा आकर उसके ठीक सामने खड़ा हो जाता है, जो 12 फीट ऊंचा अपनी असली साइज में है। गाबिरू पहले तो उसकी तारीफ करके मक्खन लगाने को कोशिश करता है, पर उसे एक स्लाइम का गुलाम बना देखकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगले ही पल गाबिरू रिमोरू को मसल देने वाला है। पर रांगा के सामने उसने ऐसा कहकर गलती कर दी,
क्योंकि वो अपने मालिक की बेइज्जती हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी अचानक गुप्ता कूदते हुए उसके पास आता है। सबके चौंके हुए चेहरे देखकर वो बताता है कि उसने जादू से जहर को खत्म कर दिया। फिर रांगा ने उसे उठकर गाबिरो के सामने रख दिया और कहा कि अगर उसने गुप्ता को हराया तो वो उसकी पूरी जिंदगी गुलामी करेगा। रिमोरू ने गुप्ता को नए हथियार का लालच भी दिया और तभी वो तैयार हो गया। उसने अपने बाला तेजी से गाबिरो की ओर फेंका और अपनी ट्रांसपोर्टेशन से उसे एक ही किक में धराशायी कर दिया, जिसके बाद सभी के मुंह में जैसे दही जम गई हो। गाबिरो को सारा घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया। गुप्ता ने अपनी स्किल का काफी अचानक से इस्तेमाल किया और दुश्मन को चित करके मुकाबले भी अपने नाम कर लिया। सभी को विश्वास है कि गुप्ता का ये नया रूप रिमोरू की वजह से है। रिमोरू जानता है कि किसी ने भी गुप्ता की जीत को एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, तो शायद वो सोचा कि गुप्ता खुद को कमजोर जानबूझकर दिखाता और पीछे हट जाता है। इसलिए रिमोरू ने बात को दबा के उसकी तारीफ की। उसने लिजर्डमैन के साथियों से साफ कह दिया कि अगर तुमने मदद चाहिए तो हम इस बारे में सोचेंगे, पर तुमने अपनी औकात में रहकर हमसे मदद की भीख मांगनी होगी। पर फिलहाल के लिए अपने मालिक को यहाँ से दूर ले जाओ। इतना सुनते ही वो सब दुम दबाकर वहां से भाग गए। रात के वक्त सुई ने देखा कि 2 लाख ऑर्क्स लिजर्डमैन के राज्य से होते हुए उनकी ओर बढ़ रहे हैं, जिस बारे में उन्हें जल्दी कुछ फैसला लेना होगा और कोई प्लान बनाना होगा, क्योंकि ऑर्क्स बेवकूफ किस्म के होते हैं। इसलिए काइजन को लगता है कि कोई उनको कंट्रोल करने वाला जरूर है, जैसे कोई डीमन लॉर्ड। रिमोरू को लगता है कि इसके पीछे गैलमंड भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो ये वही डीमन लॉर्ड हो सकता है जिसने सीजो सान को यहाँ बुलाया था। पर बेनीमारू के हिसाब से इन सब के पीछे किसी ऑर्क लॉर्ड का हाथ भी हो सकता है, और कोई आम ऑर्क लॉर्ड 2 लाख की सेना को हैंडल को तय नहीं कर सकता। तभी सुई के डुप्लीकेट ने किसी को देखा तो रिमोरू से मिलने के लिए बेताब है। रिमोरू को लगा कि कहीं फिर से कोई गाबिरू जैसा अजीब प्राणी हुई होगा, पर सुई ने बताया कि ये रिक्वेस्ट काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि एक ड्रायड उनसे मिलना चाहती है। ड्रायड ट्री स्पिरिट्स होती है जिन्हें रिमोरू ने गेम्स में देखा था। उसका देखना बहुत दुर्लभ घटना है। जैसे ही रिमोरू ने परमिशन दी, उनके सामने ग्रीन एनर्जी पैदा होने लगी, जिसमें से एक ट्राइनी नाम की ड्रयाद बाहर आती है। रिमोरू ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए पूछा कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, तो ट्राइनी ने बताया कि वो मॉन्स्टर्स के देवता रिमोरू टेम्पेस्ट के हाथों ऑर्क लॉर्ड का खात्मा होते देखना चाहती है। बेनीमारू ने उससे पूछा कि इस दुनिया में कितनी सारी शक्तिशाली जातियां हैं, तो उसने गॉब्लिन्स को ही क्यों चुना, कहीं इसके पीछे उसका कोई मकसद तो नहीं। ट्राइनी ने कहा कि वो जरूर, और जिसके पास जाती पर जब उसे रिमोरू के बारे में पता लगा तो उसने सोचा कि सिर्फ वही ड्राइड्स की मदद कर सकता है, और ड्राइड्स की भी उन्हें इतनी ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्हें जंगल के छप्पे छप्पे की खबर होती है। रिमोरू के सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। उसे अपने लोगों से इस बारे में पहले सब कुछ डिस्कस करना पड़ेगा। आखिरकार वो लीडर है, तो उसका जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान जब रिमोरू ने पूछा कि और किसके पीछे हो सकते, तो शुना सुई से पूछती है कि क्या उसे और उसके गांव में कोई और मिला था, तो उसने कहा कि उसने तो पूरा गांव खाली ही देखा था। बेनीमारू को एक बात समझ नहीं आई कि इतने लोगों के लिए ऑर्क लॉर्ड खाने का इंतजाम कैसे कर सकता है। तो ट्राइनी बताते कि ऑर्क स्टार्व्ड नाम की स्किल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ऑर्क लॉर्ड ने पैदा किया है, तो दुनिया में सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए जन्मा है। इसका असर उसके आदमियों पर भी दिखता है। वो अपने विंतिम के शरीर को खाकर उसकी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज को खींच लेते हैं। ये बिल्कुल रिमोरू की प्रेडेटर स्किल की तरह है। ऑर्क्स हमेशा भूखे ही रहते हैं और इससे ज्यादा उनका कोई पर्पस नहीं है। यहीं से उनकी शक्ति लगातार बढ़ती है, जिससे तो साफ हो जाता है कि वो सभी बाकी जातियों को खत्म करके खुद की शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं। रिमोरू ने कहा कि शायद अब तक गॉब्लिन्स और ऑर्क्स का स्वाद चखाना चाहते हैं, पर वो भूल रहा है कि वो खुद ही उनका सबसे पसंदीदा शिकार होगा। ट्राइन को लगता है कि उनके पीछे किसी माजिन का ही हाथ है, जो डीमन लॉर्ड जैसा ही है। उसने एक बार फिर से रिमोरू से उनसे खत्म करने की मांग की, क्योंकि उसी ने वेरोडोरा को गायब किया है और गॉब्लिन्स और डायरवुल्स की लाइफ को बेहतर बनाया है। रिमोरू ने ऑर्क लॉर्ड जितना ही ताकतवर है। रिमोरू ने अपने मन से पूछा कि उसे ड्राइन पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। तभी शियोन ने कहा कि ट्राइन की सोच बिल्कुल सही है, रिमोरू भी ऑर्क लॉर्ड को खत्म करेगा। तभी रिमोरू भी लड़ाई के लिए राजी हो गया, पर बदले में वो सबका साथ चाहता है। आखिर रिमोरू का साथ देने के लिए कोई मना कैसे कर सकता है। रिमोरू लिजर्डमैन को भी साथ लेकर चलना चाहता है, पर गाबिरू से वो कुछ खास इम्प्रेस नहीं है। सुई ने कहा कि लिजर्डमैन से खुद वो बात करेगा। उनके हाँ करते युद्ध की शुरुआत मार्शल लैंड से होगी। अब उम्मीद तो यही है कि लिजर्डमैन के चीफ गाबिरू की तरह ना निकले। जब गाबिरू का होश आया तो उसे कुछ देर ही पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर वो बहाना बनाने लगता है कि वो भद्दा दिखने वाला इंसान ही उनके गांव के सबसे शक्तिशाली योद्धा होगा, इसलिए उन्होंने गाबिरू को अपने जाल में फंसाया है। गॉब्लिन्स कायर हैं, पर गाबिरू ने उन्हें माफ कर दिया, पर उसका ध्यान एक जोकर जैसे आदमी पर गया जो उसके लिए तालियां बजा रहा है। उसने अपना नाम लैपलेव बताया, जो लॉर्ड गैलमंड के सेवक है और उनके एक चेतावनी देने आया है।
उसने कहा कि ऑर्क की सेना के पीछे एक और क्लॉड है जो जल्दी उनके राज्य पर कब्जा जमाने वाला है, और क्लॉड को रोक पाना गाबेरो के पिता की बस की बात तो बिल्कुल नहीं। उसकी बातों ने गाबेरो के मन में एक नया डर पैदा कर दिया, जिसके बाद वो लैपलेव को छोड़कर सीधा मार्शलैंड्स की ओर निकल पड़ा। वहीं ऑर्क की सेना तेजी से उनके राज्य की ओर बढ़ रही है, पर लिजर्ड चीफ का कहना है कि वो यहाँ से रहने के लिए अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 2 लाख शैतानों का सामना वो नहीं कर पाएंगे। तभी उसे खबर मिली कि वो एक घुसपैठिया उनके महल में घुस आया है और चीफ से मिलना चाहता है, जिसका ऑरा लिजर्ड से कई गुना ज्यादा है। और वो कोई नहीं बल्कि सुई ही है, जो रिमुरु को दत्त बनाकर आया है। जब उसने दोस्ती का प्रस्ताव रखा तो चीफ ने कहा कि वो उसके मास्टर को जानते तक नहीं है। तो सुई ने बताया कि रिमुरु एक डायन के कहने पर यह सब कर रहा है। वो सब मिलकर ऑर्क लॉर्ड का सामना करने जा रहे हैं, जिसमें वो ऑर्क का साथ चाहते हैं। चीफ के कॉमरेड को लगा कि रिमुरु एक डरपोक है जो मदद के सहारे जीतना चाहता है। तभी सुई ने उसका गला मेटल वायर से लपेट दिया। चीफ को उसके शब्दों की माफी भी मांगनी पड़ी। उसकी बातों और एक्शन से चीफ समझ गया कि रिमुरु टेम्पटेस जरूर कोई शिकायत और शक्तिशाली लीडर है। सुई ने बताया कि वो अपने मास्टर के दिया नेम के बाद एक काइजीन में बदल चुका है। एक काइजीन और दुनिया में काफी दुर्लभ है। अब चीफ के पास ऑफर मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, पर उसकी एक इच्छा है कि वो रिमुरु से एक बार मिलना चाहता है। सुई ने कहा कि ठीक 1 हफ्ते बाद वो अपने मास्टर के साथ यहाँ आएगा, और तब तक जब उसे शांति रहना होगा। कम से कम छियत को एक उम्मीद की किरण तो मिली। उसने इस घटना के बारे में अपने सभी साथियों को बताया, क्योंकि उनके एक एक आदमी को मारकर और अपनी ताकत और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। उन्हें 1 हफ्ते तक अपने खून को शांत रखना होगा। 4 दिन बाद उन्होंने एक और को पकड़ा जब उन्हें उनकी पावर का अंदाजा हुआ। फिर गाबिर भी अपने राज्य पहुंचा और कहने लगा कि उसके पिता ने ऑफर लेकर अपना एक बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि कई सारी जातियां मिलकर उनके राज्य पर हमला कर सकती है, इसलिए उन्हें डिफेंस पर ज्यादा फोकस करना होगा। जिसके बाद उसने अपने पिता को कब्जे में ले लिया, क्योंकि वो जानता था कि वो उसकी बात से राजी नहीं होंगे। अब लिजर्डमैन पर गाबिरो की राज है। उसने अपने पिता को वॉटेक स्पेयर भी छीन लिया है। गाबिरो अपने साथियों को दिखाएगा कि असली फाइटर कैसे लड़ता है। उसके ऑर्डर्स पर हर एक लिजर्ड ने अपनी फिरती का इस्तेमाल करके ऑर्क्स को धरना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि ऐसा करके वो सभी ऑर्क्स को खत्म कर देंगे। लेकिन एक बात उस बेवकूफ गाबिरो को नहीं मालूम है कि एक और दूसरे ऑर्क्स को खबर अपनी शक्ति को डबल कर सकता है। इस बार बचे हुए ऑर्क्स की ताकत ऑरिक से भी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है, और वो काफी खून खराबे के मूड में है। अगले पार्ट में हमें देखने को मिलेगा कि उन ऑर्क्स का आतंक कहाँ तक बढ़ा।